आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है और जो है कॉमेडी। कॉमेडी वैसे तो हम इंग्लिश के सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, ऐसा कोई वो इतना बड़ा वो टॉपिक नहीं है। ये कॉमन वर्ड है कॉमेडी, मगर यहाँ पर हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमेडी से रिलेटेड वो उसके जो मेन फीचर्स हैं, मतलब कॉमेडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या इसके फीचर्स होते हैं, इसकी कॉमेडी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे इस कॉमेडी में। तो ड्रामा की फॉर्म कॉमेडी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम कॉमेडी एंड्स इन हैप्पी एटमॉस्फियर। कॉमेडी की सबसे बड़ी पहचान होती है सुखांत नाटक, हिंदी पे कहते हैं सुखांत। जिस नाटक का एंड सुखपूर्वक होता है, मतलब हैप्पी एंडिंग होती है जिस नाटक की, उसे कॉमेडी कहते हैं। तो कॉमेडी एंड्स इन हैप्पी एटमॉस्फियर। जब कॉमेडी का एंड होता है, जैसे शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी है, मिडसमर नाइट ड्रीम कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट भी कॉमेडी है। तो जो शेक्सपियर ने जो कॉमेडी लिखी है, जब इन कॉमेडी का एंड होता है तो उनका एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होता है, हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है। जनरली विद द रिंगिंग ऑफ द मैरिज बेल्स। होता यह है कि इसमें जो हीरोज होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी लास्ट में मैरिज हो जाती है। मतलब मैरिज बेल्स की जो रिंगिंग होती, घंटियाँ बजती हैं, रिंगिंग ऑफ द मैरिज बेल्स, मतलब इसका जो एंड होता है शादी के स्वागत के साथ। लास्ट में जो जितने भी कैरेक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेज होती हैं, तो उनकी लास्ट में मैरिज हो जाती है और मैरिज होने के साथ ही नाटक का अंत होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जनरली विद द रिंगिंग ऑफ द मैरिज बेल्स means comedy ends with the ringing of the marriage bells. Dante wrote Divine Comedy which ends on a happy note. अब ये डिवाइन कॉमेडी क्या होती है? दांते ने भी एक डिवाइन कॉमेडी लिखी थी। ये डिवाइन कॉमेडी वो कॉमेडी होती है जिसका एंड जो है वो भी एक हैप्पी नोट से होता है। मतलब हैप्पी नोट क्या होता है? दैट दिस कॉमेडी एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट। हैप्पी नोट मीन्स हैप्पी एटमॉस्फियर। ट्रेजेडी और कॉमेडी कैन बी डिसाइडेड ऑन जनरल एटमॉस्फियर। तो यह बात हम करें ट्रेजेडी की या कॉमेडी की करें, इनका जो हम इसे डिसाइड करेंगे वो जनरल एटमॉस्फियर के बेस पर इसे डिसाइड करते हैं कि ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये है, अब देखते हैं इसमें क्या है। शेक्सपियर्स प्ले मेजर फॉर मेजर हैज़ हैप्पी एंडिंग। अब शेक्सपियर के प्ले की बात हो रही है यहाँ पर कि मेजर फॉर मेजर एक शेक्सपियर का प्ले है जिसकी एंडिंग तो हैप्पी होती है। स्टिल इट कांट बी टर्म्ड एज कॉमेडी। फिर भी इसे कॉमेडी नहीं कहा जा सकता। अब क्या रीज़न है, इसे क्यों नहीं कॉमेडी कह सकते हैं? यहाँ पर बात हो रही शेक्सपियर का एक प्ले है मेजर फॉर मेजर, जिस प्ले का एंड हैप्पी नोट के साथ होता है। हैप्पी नोट के साथ मतलब खूब, मतलब एन्जॉयमेंट के साथ, प्लेजर के साथ, एक्टर्स का आपस में मिल जाना, बिछड़े हुए जो होते हैं उनका आपस में मिल जाना, आपस में उनमें फिर से जो है वही पुराने जो टर्म्स हैं, रिलेशन हैं, वो कायम रखना, कायम हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके बाद भी मेजर फॉर मेजर को कॉमेडी नहीं कहा जा सकता है। क्या रीज़न है, डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द फैमिलियर इंसिडेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ। ये जो मेजर फॉर मेजर है जिसकी बात कर रहे हैं, इसमें जो डेली लाइफ की, जो एवरीडे लाइफ की जो घटनाएं होती हैं उनको इसमें ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मतलब डेली लाइफ की घटनाओं का वर्णन किया गया है इसमें मेजर फॉर मेजर में। क्रिटिक्स बिलीव दैट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमेडी इज डेमोक्रेटिक। क्रिटिक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ये मेजर फॉर मेजर जो है एक कॉमेडी है। क्यों?
उनका ये मानना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कॉमेडी का वो डेमोक्रेटिक होता है। मतलब वो ये मानते हैं जो कॉमेडी होती है उसका जो बेस होता है, जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो डेमोक्रेटिक होता है। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक का मतलब है फ्रीडम टू ऑल, मतलब फुल फ्रीडम टू द पीपल एंड डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो क्रिटिक इस बात को मानने को तैयार नहीं। और क्रिटिक क्या कहते हैं कि जो कॉमेडी होती है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? डेमोक्रेटिक होता है, और ये जो कॉमेडी होती है वो डिपेंड करती है इक्वालिटी पर। ये जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो इस बात को मानते हैं कि जो कॉमेडी है वो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। इक्वलिटी क्या होता है? समानता होनी चाहिए। द कॉमिक प्ले राइट अपील्स टू द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल एंड नॉट टू द इमोशंस एज हैप्पीनेस इन अ ट्रेजेडी कॉमेडी एज हैप्पीनेस इन अ ट्रेजेडी कॉमेडी इज सराउंडेड बाई अ टच ऑफ अनरियलिटी। यहाँ पर जो कॉमिक प्ले राइट होता है, कॉमिक प्ले राइट मीन्स जो कॉमेडी को लिखने वाला जो प्ले राइट होता है, जो ड्रामेटिस्ट होता है कॉमेडी को लिखने वाला, उसे बोलते हैं कॉमिक प्ले राइट। तो कॉमिक प्ले राइट यहाँ पर जो है लोगों से अपील करता है। किससे अपील करता है? अपील्स टू द इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल, मतलब लोगों से अपील करता है। एंड नॉट टू द इमोशंस, लोगों की इमोशन से अपील नहीं करता है, वो अपील करता है लोगों की जो बौद्धिक क्षमता होती है, जो इंटेलिजेंस होती है, उससे अपील करता है, ना कि उनकी भावनाओं से। मतलब कहने मतलब है जो अपील करता है तो उनकी जो मेंटल जो कैपेसिटी होती है, जो मेंटल कैलिबर है, उससे अपील करता है। कॉमिक प्ले राइट जो होता है लोगों की जो मेंटल कैलिबर होता है उससे अपील करता है, ना कि उनकी भावनाओं से। जैसा कि होता है, कहाँ होता है? इन सेक्स ट्रेजेडी में होता है। ट्रेजेडी कॉमेडी में ऐसा जनरली होता है, जो ट्रेजेडी भी होती है कॉमेडी भी होती है। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये कहानी है एंटोनियो बेसोनियो की, जो शेक्सपियर का प्ले है जिसमें एंटोनियो बेसोनियो कैरेक्टर हैं, शाइलॉक भी है। तो ये एक एग्जाम्पल है ट्रेजी कॉमेडी का, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से ट्रेजेडी है, ना ही पूरी तरह से कॉमेडी है। तो ये एग्जाम्पल है जो प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ट्रेजी कॉमेडी का एग्जाम्पल है। तो वही बात यहाँ पर आ गई है, वो इमोशन से नहीं, लोगों की इंटेलिजेंस से अपील करता है नाटककार, जो कॉमिक नाटककार होता है। किस वैसा नहीं करता जैसा कि कॉमेडी ट्रेजेडी में होता है, ट्रेजी कॉमेडी में होता है, जिसमें कि बाय अ टच ऑफ अनरियलिटी, उसमें अनरियलिटी ज़्यादा होती है। द इंसिडेंट्स इन कॉमेडी आर नॉट रियलिस्टिक, नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल कंडीशंस ऑफ लाइफ। ये भी क्रिटिक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, टॉपिक आ गया। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीचर्स क्या हैं कॉमेडी के, उसमें 4 फीचर दे दिए गए, ये उसमें एक ऐसा फीचर होगा वो नहीं होगा उसमें शामिल। इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो कॉमेडी में शामिल नहीं है। मैं अपना एक एक्सपेक्टेड आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि जो पैटर्न बदला है तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत डीपली क्वेश्चन, गहराई से पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। मैं ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है कि पैटर्न बदला है। अब जो क्वेश्चन बड़ी डीपली पूछा जा रहा है, जैसा कि लास्ट ईयर पूछा गया था। अब लास्ट ईयर से पैटर्न बदल चुका है, तो हर साल क्वेश्चन जो आएंगे वैसे ही आएंगे। पेपर इतना आसान नहीं उम्मीद कर सकते कि पेपर इजी आएगा। तो वही बताया गया है कि इंसिडेंट जो होती हैं कॉमेडी में वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, नॉट रिलेटेड टू एक्चुअल कंडीशन ऑफ लाइफ, और ना ही उनका संबंध किसी जीवन की जो रियलिटी से होता है। मतलब ना तो घटनाएं उसमें कॉमेडी में जो घटनाएं घटती हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती हैं, रियल नहीं होती हैं, और ना ही उन घटनाओं का संबंध किसी एक्चुअल लाइफ से होता है, मतलब जो एक्चुअल कंडीशन ऑफ लाइफ से नहीं होता है। द कैरेक्टर्स आर आर्टिफिशियल,
कॉमेडी में करेक्टर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं एंड सिचुएशंस आर फार रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। और कॉमेडी में जो सिचुएशन होती हैं, जहाँ जहाँ पर जो सिचुएशन अराइज होती हैं, क्रिएट होती हैं, वो रियलिटी से दूर होती, बहुत दूर होती रियलिटी से। बिकॉज द एम ऑफ द कॉमेडी इज़ नॉट टू पोर्ट्रे अ रियलिटी। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, क्योंकि कॉमेडी का एम जो है रियलिटी को दिखाना नहीं होता है, बट टू प्लीज़ द पीपल। कॉमेडी का एम क्या होता है? लोगों को खुश करना। इसीलिए बताया गया है कि कॉमेडी में जो है रियलिटी नहीं होती है, ये सिचुएशन होती हैं वो रियलिटी से बहुत दूर होती हैं, क्योंकि कॉमेडी का मेन जो एम होता है वो लोगों को क्या करना है? रियलिटी नहीं बताना होता है लोगों की। कॉमेडी का मेन एम होता है लोगों को खुश करना, टू प्लीज़ द पीपल एंड मेक देम लाफ, उन्हें हंसाना। ये कॉमेडी का मीनिंग होता, मतलब होता है। तो ये फीचर हुआ। कॉमेडी इज नोटवर्दी फॉर इट्स इनकॉन्ग्रुइटी। सबसे बड़ी बात आ गई। इनकॉन्ग्रुइटी मीनिंग क्या होता है? इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है इरेलीवेंस, असंबद्धता। कोई भी चीज़ या टॉपिक उस किसी से रिलेटेड ना हो, मतलब उससे सिमिलर ना हो, सिमिलरिटी ना हो, रेलिवेंट ना हो। तो कॉमेडी जो है किस लिए जानी जाती है? इसकी इनकॉन्ग्रुइटी। मतलब कॉमेडी में इनकॉन्ग्रुइटी बहुत होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं बेमेलपन, असंबद्धता, इरेलीवेंस बहुत ज़्यादा होता है, या हम कह सकते हैं इनकॉन्ग्रुइटी। तो इनकॉन्ग्रुइटी वही होता है बेतुकापन, असंबद्धता। When we see anything incongruous in the behavior of some character, अगर किसी करेक्टर के बिहेवियर में हम कोई चीज़ देखते हैं जो इनकॉन्ग्रुअस है, इनकॉन्ग्रुअस मीन्स बेमेल है, ऑड है। हाँ, तो इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है ऑडनेस भी होता है, इसका मतलब ऑडनेस। कोई चीज़ देखने में बड़ी ऑड लगे, विचित्र लगे, बेमेल लगे, उसे बोलते हैं ऑडनेस। तो जब भी हम देखते हैं कि किसी भी करेक्टर के बिहेवियर में देखते हैं कि उसका बिहेवियर थोड़ा इनकॉन्ग्रुअस है, ऑड है उसका बिहेवियर, तो हम क्या करते हैं? बी वर्स्ट इनटू लाफ्टर। तो उसके जो इनकॉन्ग्रुअस बिहेवियर को देखने के बाद में हम बड़ी ज़ोर की हंसी आती, ठहाके मार कर हंसते हैं हम। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं? ये होती कॉमेडी में। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मिसेज मेलाप्रॉप। एक मिसेज मेलाप्रॉप एक करेक्टर हैं एक प्ले में, तो इनका बिहेवियर ऐसा दिखाया गया है उस प्ले में। तो मेरे ख्याल से इस करेक्टर को देख करके, सुन करके सभी रीडर्स जो हैं, पाठक हैं, जो ऑडियंस हैं, उनको बड़ी हंसी आती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इन कॉमेडी प्रॉब्लम्स आर मेड वर्स देन एक्चुअल आर। अब देखिए एरिस्टोटल ने क्या कहा है। एरिस्टोटल ने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है कि कॉमेडी में जो प्रॉब्लम होती हैं उनको और ज़्यादा वर्स कर दिया जाता है, प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्रिटिकल बनाया जाता है, जितनी कि वो होती नहीं है उससे ज़्यादा क्रिटिकल बनाया जाता है कॉमेडी में। अब जैसे आपने देखा होगा 12th नाइट देखो, तो उसमें प्रॉब्लम को देखो कैसे कॉम्प्लिकेट बनाया गया है प्रॉब्लम को। लव ट्रायंगल होता है ना उसमें, लव ट्रायंगल, जो लव ट्रायंगल का सीन आता है उसमें, जो ओलिविया है, वाइला है और जो मालवोलियो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लव ट्रायंगल का सीन देखने को मिलता है। मेंटल डिफॉर्मिटी इज ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लाफ्टर। और यहाँ पर जो कॉमेडी में सबसे ज़्यादा जो लाफ्टर क्रिएट होती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है मेंटल डिफॉर्मिटी। मेंटल डिफॉर्मिटी का जो करेक्टर होता है, करेक्टर जो मेंटली थोड़ा डिफॉर्म्ड हो जाता है, मतलब मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो जाता है, उसके अंदर मानसिक रूप से थोड़ी कमजोरी आ जाती है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं डिफॉर्मिटी आ जाती है। और वो मेंटल डिफॉर्मिटी जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है हंसी का। जोक प्ले में एक प्रकार से लाफ्टर क्रिएट करता है। कैरेक्टराइजेशन इज द फंडामेंटल एंड लास्टिंग एलिमेंट इन द ग्रेटनेस ऑफ अ कॉमेडी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, कैरेक्टराइजेशन
कैरेक्टराइजेशन होता क्या है? नाटक में जो करेक्टर्स को हम चूज करते हैं, जो करेक्टर्स को रोल दिया जाता है, अलॉट किया जाता है, उसे बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो नाटक में जो करेक्टर्स होते हैं, जिनका अपना अपना जो रोल होता है, उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन इज द फंडामेंटल एंड लास्टिंग एलिमेंट इन द ग्रेटनेस ऑफ अ कॉमेडी। कोई भी कॉमेडी कितनी अच्छी बन सकती है, इसमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि कैरेक्टराइजेशन जो है कितना ज़्यादा अच्छा है। तो कैरेक्टराइजेशन को एक फंडामेंटल और लास्टिंग एलिमेंट माना गया है। कैरेक्टराइजेशन मतलब कैरेक्टर्स अगर उसमें इफेक्टिव होंगे, अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स का जो रोल है वो अच्छा होगा, तो वो कॉमेडी उतनी ज़्यादा जो है अच्छी मानी जाएगी। कॉमिक एक्शन इज शेप्ड बाय द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स। वही बात आ गई यहाँ पर। कॉमेडी में जो कॉमिक एक्शन होते हैं, तो कॉमिक एक्शन जो होते हैं उनको शेप कौन देता है? क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर्स। कॉमिक एक्शन जो जिनको शेप मिलती है वो कैरेक्टर की क्वालिटी से मिलती है, कि कैरेक्टर के अंदर क्वालिटी क्या है। जिस कैरेक्टर में जो जैसी क्वालिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉमिक एक्शन को शेप दिया जाता है। एज बी सी इन एज यू लाइक इट, जैसा कि एज यू लाइक इट में हम देखते हैं, या ट्वेल्थ नाइट में भी हम देखते हैं। ट्वेल्थ नाइट में भी देखते हैं, एज यू लाइक इट में देखते हैं कि जो कॉमिक एक्शन होता है वो कैरेक्टर की क्वालिटी से होता है। कैरेक्टर की जो क्वालिटी अगर होगी उसमें, तभी तो वो कॉमिक एक्शन को क्रिएट कर पाएगा। अदरवाइज हर कोई तो नहीं कर सकता कॉमिक एक्शन को क्रिएट। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो कॉमिक एबिलिटी होती है लोगों को हंसने की, हंसाने की, ये हर किसी में नहीं होती है, नेचुरल होती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, ये है अगला टॉपिक है रोमांटिक कॉमेडी। अभी तो मैंने कॉमेडी के बारे में डिस्कस किया था, अब है रोमांटिक कॉमेडी। तो रोमांटिक कॉमेडी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है? कॉमेडी तो पढ़ा लिया हमने। कॉमेडी एक प्रकार का है प्ले विद हैप्पी एंडिंग होता है। एक ऐसा नाटक जिसका एंड सुखद मोमेंट के साथ होता है, हैप्पी मोमेंट के साथ होता है, उसे बोलते हैं कॉमेडी। अब ये रोमांटिक कॉमेडी आ गई। रोमांटिक कॉमेडी क्या है? आल्सो नोन एज एलिजाबेथन कॉमेडी। रोमांटिक कॉमेडी को एलिजाबेथन कॉमेडी भी कहते हैं। एलिजाबेथन कॉमेडी। अब क्यों कहते हैं एलिजाबेथन कॉमेडी? ये देखिएगा आप क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है एलिजाबेथन कॉमेडी। एलिजाबेथन कॉमेडी, ये एलिजाबेथन कॉमेडी क्यों कहते हैं इसे एलिजाबेथन कॉमेडी? क्योंकि ये जो रोमांटिक कॉमेडी की शुरुआत जो हुई थी वो एलिजाबेथन पीरियड में हुई थी, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो शेक्सपियर के समय में हुई थी। वैसे तो इसकी शुरुआत पहले भी हुई थी, मगर मेन रूप से जो रोमांटिक कॉमेडी की शुरुआत मानी जाती है वो शेक्सपियरियन कॉमेडी से मानी जाती है। एलिजाबेथन पीरियड की कॉमेडी है जो, इसे बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी। इंक्लूड्स ड्रामाटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बिट्स टू शेक्सपियर। वही बात आ गई। इसमें शेक्सपियर और शेक्सपियर से पहले के जो ड्रामाटिस्ट थे, जो यूनिवर्सिटी विट्स कहे जाते हैं, इन्हें बोलते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। अब आप कहेंगे यूनिवर्सिटी विट्स क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी विट्स ये ऐसे 7 लोगों का एक ग्रुप था, 7 राइटर थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे। 7 में से एक ऐसा था जो कहीं का नहीं पढ़ा हुआ था, जो मतलब कह सकते हैं कि जिसका नाम था टॉमस किड, वो कहीं का नहीं पढ़ा हुआ था। बाकी ये 6 थे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे, मगर जो 7वां था कहीं का नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर टैलेंट था, वो किसी से कम नहीं था, उसे भी इनमें शामिल कर दिया गया था। तो ये 7 राइटर का ग्रुप था, तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सिटी बिट। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एलिजाबेथन कॉमेडी है इसमें ड्रामाटिस्ट शामिल हैं, कहाँ से? यूनिवर्सिटी बिट से लेकर शेक्सपियर के समय तक के। शेक्सपियर इज लुक्ड ऑन एज द लीडर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी। वही बात आई, मतलब रोमांटिक कॉमेडी के लीडर की बात करें तो शेक्सपियर को माना जाता है। मतलब
रोमांटिक कॉमेडी की शुरुआत जो होती है वो मेन रूप से शेक्सपियर के समय से ही होती है। जब विलियम शेक्सपियर की जब पहली कॉमेडी आती है तो उस समय से होती है। एलिजाबेथन पीरियड, जिसे शेक्सपियरन पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं। द एक्शन इन दीज कॉमेडीज टेक्स प्लेस इन नेचुरल सराउंडिंग। सबसे बड़ी बात यह है रोमांटिक कॉमेडी की कि रोमांटिक कॉमेडीज में जो ये रोमांटिक प्लेज होते हैं इनमें जो भी एक्शन होता है वो नेचुरल सराउंडिंग में होता है। मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं, इंडोर नहीं, आउटडोर में होता है। जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्शन होते हैं वो मोस्टली जंगल में, घर से बाहर, नदियों के पास, तालाब में, नदियों के बाहर, तालाब के किनारे, घने जंगलों में ये सीन होते हैं इनके। आप किसी भी प्ले को उठा को देख लीजिए, चाहे जो भी शेक्सपियर के जो कॉमेडी प्ले हैं उनको किसी को देख लीजिए उठा, चाहे 12th नाइट को देख लीजिए, चाहे मिडसमर नाइट ड्रीम को देख लीजिए, और भी ऐसे बहुत से प्ले हैं शेक्सपियर के जो कॉमेडी में आते हैं। एज यू लाइक इट को ले लीजिए आप, उसमें देखिए पूरा सीन ही जंगल का है। फार अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ टाउन लाइफ, तो इनकी जो शेक्सपियर की जो कॉमेडीज़ हैं इनमें जो एक्शन होता है वो टाउन लाइफ से थोड़ा हटकर होता है। टाउन लाइफ की जो शहर की जो भीड़ भाड़ वाली शोर गली, शोर भरी ज़िंदगी से बहुत दूर शांत वातावरण में इनका सीन, इनका जो एक्शन जो है वो होता है वहाँ पर। एटमॉस्फेयर इज़ फुल ऑफ प्ले, पीस एंड क्वाइटनेस। शेक्सपियर की कॉमेडी में एक ख़ास बात और भी देखा जाएगा कि इनकी कॉमेडी में जो एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है वो एक प्रकार से शांति का एटमॉस्फेयर होता है। गार्डन्स आर डिस्टेंट फॉरेस्ट, या तो गार्डन बगीचे होते हैं या फिर दूर के वन, विद मोर प्लीजिंग बैकग्राउंड, जिसकी एक प्लीजिंग बैकग्राउंड और होती है। जंगल तो होते हैं, साथ साथ में क्या होता है, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। प्लीजिंग बैकग्राउंड क्या होती है, जैसे कि हम बात करते हैं आर्डन का फॉरेस्ट, एज यू लाइक इट में दिखाया जाता है द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। एंड इलीरिया किस में दिखाया जाता है, 12th नाइट में। 12th नाइट में एक सीन आता है इलीरिया का। तो ये सब क्या हैं, फॉरेस्ट हैं, दूर के फॉरेस्ट दिखाए गए हैं, तो ये इनकी बैकग्राउंड होती है। तो इलीरिया है 12th नाइट में। ह्यूमर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एलिमेंट, ये बहुत ही अच्छी बात बताई गई यहाँ पर, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया डिस्कस करने वाला। ह्यूमर इज़ द ह्यूमर ये है, ह्यूमर इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एलिमेंट। यहाँ पर ह्यूमर की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है वो ह्यूमर का होता है। वीमेन प्ले, तो ह्यूमर के बारे में बता दिया, डिस्कस कर लिया कि ह्यूमर जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कॉमेडी में। ह्यूमर का मतलब क्या है, हास्य, हंसी मजाक, एन्जॉयमेंट, प्लेजर। नेक्स्ट है वीमेन प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन दीज कॉमेडीज। शेक्सपियर की कॉमेडीज में सबसे ज़्यादा अच्छा रोल जो है, इम्पोर्टेंट रोल है वो वीमेन का है। एंड दीज कॉमेडीज आर गवर्नड बाय हीरोइंस, और शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं पूरी तरह से इनमें हीरोइंस इनको डोमिनेट करती हैं कॉमेडीज़ को। मतलब पूरी तरह से हीरोइन जो हैं, एक्ट्रेसेज हैं, वो छाई हुई हैं शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में। ये कहा भी गया है, किसी ने कहा कि शेक्सपियरियन प्लेज हैव नो हीरोज बट हीरोइंस। ये कहा भी गया है, शेक्सपियर के नाटकों में कोई हीरो नहीं है बट हीरोइन, मतलब केवल हीरोइन ही है जो पूरे तरह से डोमिनेट किए हुए हैं उनके प्ले को, शुरू से लेकर लास्ट तक। इट इज़ सेड दैट शेक्सपियरियन कॉमेडीज हैव नो हीरोज बट हीरोइंस। ये जॉन रस्किन ने कहा था, लिखा भी है यहाँ पर, जॉन रस्किन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, नोट डाउन प्लीज एवरीवन।
ये कहा जाता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में कोई भी हीरो नहीं होते हैं लेकिन हीरोइंस होती हैं। ये किसने कहा है? एक स्टेटमेंट है, जॉन रस्किन ने कहा है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी में कोई हीरो नहीं होते हैं बट हीरोइंस होती हैं। ये किसने कहा है? जॉन रस्किन ने। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीज कॉमेडीज आर मिक्सचर ऑफ रियलिज्म एंड रोमांस। तो शेक्सपियरियन कॉमेडीज़ की हम जब बात करते हैं तो इनमें जो मेन चीज़ जो आती है निकल के वो क्या है? इनमें रियलिज्म भी होता है और रोमांस भी होता है। दीज कॉमेडीज आर टेल्स ऑफ लव एंड ऑलवेज एंड इन मैरिज ऑफ लवर्स। इन कॉमेडीज में होता क्या है? शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं ये टेल्स ऑफ लव होता है। टेल्स ऑफ लव क्या? प्रेम कथाएं जिसे कह सकते हैं, लव स्टोरी होती हैं, टेल्स ऑफ लव, लव स्टोरी। और इस प्रकार की जो कॉमेडी होती हैं इनका एंड कैसे होता है? लवर्स की मैरिज हो जाती है और कॉमेडी का दी एंड हो जाता है। ये शेक्सपियरियन कॉमेडी का फीचर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि दीज कॉमेडीज आर टेल्स ऑफ लव। ये कॉमेडी क्या हैं? टेल्स ऑफ लव हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर आ गया यहाँ पर ये। और ये पूछा भी जा सकता है कि दीज कॉमेडीज मतलब ये है दीज कॉमेडी आर टेल्स ऑफ लव। ये जो कॉमेडीज हैं टेल्स ऑफ लव हैं। टेल्स ऑफ लव, टेल्स ऑफ लव क्या होता है? लव स्टोरीज होती हैं। और इनका एंड कैसा होता है? इनका एंड हमेशा होता है लवर्स जो होते हैं, लवर्स की मैरिज हो जाती है और उनका एंड हो जाता है। कैसे एंड होता है इनका? विद द मैरिज ऑफ लवर्स। लवर्स की शादी हो जाती है और कॉमेडी का दी एंड हो जाता है। आप किसी भी प्ले को उठा के देख लीजिए शेक्सपियर के, उसमें लास्ट में क्या होता है? जैसे आप ले लीजिए ट्वेल्थ नाइट ले लीजिए, लास्ट में देखिए सबकी मैरिज हो जाती है ट्वेल्थ नाइट में। जो करेक्टर्स हैं मोस्टली उनमें सभी की मैरिज हो जाती है। ओलिविया की हो जाती है, वायला की भी हो जाती है, सेबास्टियन की भी हो जाती है, सबकी हो जाती है। यहाँ तक कि जो क्लाउन फेस्टे है उसकी भी हो जाती है। तो दीज लवर्स आर यंग पीपल एंड दे फॉल इन लव एट फर्स्ट साइट। तो ये लवर कैसे होते हैं? दे लवर जो यंग पीपल होते हैं और ये पहली साइट में ही प्यार करने लगते हैं। दे रिमेन फेथफुल टू ईच अदर एंड देयर नेवर आल्टर्स। ये लास्ट तक एक दूसरे के फेथफुल रहते हैं करेक्टर और कभी भी ये बदलते नहीं हैं। क्लाउन और फूल इज इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी टेल। तो शेक्सपियर की कॉमेडी का एक और फीचर है। शेक्सपियर की कॉमेडी को ले लीजिए, हर कॉमेडी में क्लाउन या जिसे फूल कहते हैं वो हर टेल में मिलेगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कॉमेडी का। हर कॉमेडी में क्लाउन जिसे कहते हैं या फूल कहते हैं, मूर्ख, जो मूर्ख का रोल होता है। क्लाउन क्या होता है? जेस्टर होता है। जो जेस्टर होता है ना, जो लोगों का मनोरंजन करता है, रिक्रिएशन करता है, उनको अम्यूजमेंट करता है, तो उनका इंट्रोडक्शन हर कॉमेडी में होता है। दे मेक कॉमेडी म्यूजिकल बाय सिंगिंग फॉर लव एज विद फेस्टे इन ट्वेल्थ नाइट। जैसे ट्वेल्थ नाइट में फेस्टे जो है लव सॉन्ग गाता है और लव सॉन्ग गाकर क्या करता है? वो कॉमेडी को म्यूजिकल बना देता है। तो ऐसे ही क्लाउन या फूल जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है हर कहानी में, हर टेल में, हर लव स्टोरी में, और वो सिंगिंग करके उस कॉमेडी को बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल बना देते हैं सिंगिंग से। इसके बाद देखिए अगला फीचर क्या है कॉमेडी का? क्लाउन्स प्रूव टू बी वाइजेस्ट पर्सन लाइक टचस्टोन। एक टचस्टोन करेक्टर है। टचस्टोन की तरह जो क्लाउन्स होते हैं, जो जेस्टर होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं। मतलब नाटक में इनका रोल बड़ा बुद्धिमानी का होता है। डिसीट, डिस्गाइजेज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी आर कॉमन फीचर्स इन रोमांटिक कॉमेडी।
एक रोमांटिक कॉमेडी का एक ये भी फीचर है, इसमें क्या होता है, डिसीट होता है। डिसीट क्या, डिसीट का मतलब होता है कि मिथ्या आडंबर। डिसगाइजेज, डिसगाइजेज क्या होता है, भेष बदलना। एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी क्या होता है, गलती से आइडेंटिटी को छिपा लेना, जो मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है, मतलब आइडेंटिटी की छिपाने की गलती हो जाना होना। ये कुछ कॉमन फीचर हैं जो रोमांटिक कॉमेडी में होते हैं। आगे, इन ऑल रोमांटिक कॉमेडीज म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग आर द पावरफुल एनिमल। अब जितनी भी रोमांटिक कॉमेडी होती है उनमें म्यूजिक होता है, सिंगिंग भी होता है, डांसिंग भी होता है, ये पावरफुल एलिमेंट होते हैं। ये भी फीचर में रखा जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो रोमांटिक कॉमेडी में शामिल होते हैं, या ऐसा कौन सा एक फ़ीचर है जो रोमांटिक कॉमेडी में नहीं शामिल होता है। 4 फीचर दे दिए, उनमें इनमें से एक ऐसा चूज़ करिए जो रोमांटिक कॉमेडी में नहीं शामिल होता है। तो वही बताया गया इसमें, रोमांटिक कॉमेडी में क्या होता है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये पावरफुल एलिमेंट माने गए। ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द म्यूजिक। अब बात करते हैं ट्वेल्थ नाइट की, तो इसकी शुरुआत म्यूजिक से होती है। अगर किसी को फर्स्ट लाइन याद होगी, ट्वेल्थ नाइट की फर्स्ट लाइन क्या है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी शुरुआत म्यूजिक से होती है। ट्वेल्थ नाइट की फर्स्ट लाइन जो है वो, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये इसकी फर्स्ट लाइन है ट्वेल्थ नाइट की। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो ट्वेल्थ नाइट जो ओपन होता है, शुरुआत होती है उसकी म्यूजिक से होती है। फूल्स आर सिंगर, इसमें फूल जो होते हैं वो सिंगिंग करते हैं, सिंगर होते हैं। सॉन्ग्स आर स्प्रेड इन होल प्लॉट, मतलब नाटक का पूरा प्लॉट जो होता है उसमें सॉन्ग जो हैं वो मतलब यूज़ किए जाते हैं पूरे प्लॉट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।